हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है कॉस्मेटिक साइंस या कॉस्मेटिकोलॉजी सब्जेक्ट से। और ये बी फॉर्म और एम फॉर्म दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। मैं इस वीडियो में 20 MCQ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कवर करने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है अपना, वो है एन एजेंट यूज्ड टू क्लीन द सरफेस ऑफ टीथ एंड देयर बाई डिक्रीज द टूथ डिके माउथ अडर। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है इसका मतलब है कि इनमें से वो कौन सा एजेंट है, कौन सा जो है इंग्रेडिएंट है जो यूज़ किया जाता है दांतों के सरफेस को साफ करने के लिए और इसके अलावा टूथ डिके को रोकने के लिए या कम करने के लिए, और इसके अलावा जो बैड अडर आती है, गंदी स्मेल आती है माउथ से, उसको हटाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ होने वाला ऐसा कौन सा एजेंट होता है इन चारों में से? एब्रेसिव, डेंटिफ्राइज, डेंटल पेस्ट या डेंटल कोन, ये चार ऑप्शन हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डेंटिफ्राइज। दोस्तों, डेंटिफ्राइज ही वो एजेंट होता है जो हमारे टीथ के सरफेस को क्लीन करता है, टूथ डिके को डिक्रीज करता है और माउथ अडर को भी डिक्रीज करता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डेंटिफ्राइज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है सर्फेक्टेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिपरेशन ऑफ डेंटिफ्राइज एज दे। दोस्तों, जो डेंटिफ्राइज बनाए जाते हैं, मतलब जो डेंटल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, तो ये जो हैं इनमें यूज होने वाला जो सर्फेक्टेंट होता है वो यहाँ पर क्या जो है, इसमें से ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा काम करता है? इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सर्फेक्टेंट जो डेंटिफ्राइज में यूज किए जाते हैं उनका क्या काम होता है या वो क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो है एड द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस फिल्म, या फिर प्रोड्यूस करते हैं फोम, या रिमूव करते हैं डेब्रिस को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा आंसर सही है दोस्तों? इसमें से है ऑप्शन डी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो सर्फेक्टेंट होते हैं डेंटिफ्राइज में वो ये सभी काम जो है वो या इन सभी चीज़ों में हेल्प करते हैं। एक तो सरफेस फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फोम मतलब जो झाग होता है वो भी उत्पन्न करने का काम कौन करते हैं? सर्फेक्टेंट। डेब्रिस जो है रिमूव जो है दांतों से डेब्रिस भी हटाने का ये काम करते हैं। तो कुल मिला के इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ या फिर डी ऑप्शन इसका सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं साथ ही साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ पाए और आपको सही आंसर क्वेश्चन का समझ आ सके कि क्यों ये आंसर इसका सही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे समझ में आते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है जिंक पायरीथीन इन शैम्पू इज यूज्ड एज। शैम्पू जो प्रिपरेशन होती हैं शैम्पू बनाए जाने में पायरीथीन या जिंक पायरीथीन का इस्तेमाल होता है। तो वो जो जिंक पायरीथीन होता है शैम्पू में, उसका इस्तेमाल किया जाता है कैसे? एज अ कंडीशनर की तरह, या क्लींजिंग की तरह, या एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह, या फिर डिटर्जेंट की तरह। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह जिंक पायरीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिंक पायरीथीन शैम्पू में इस्तेमाल किया जाता है एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है द स्प्रेडेबिलिटी ऑफ कोल्ड क्रीम इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग। जब कोल्ड क्रीम बनाई जाती है या जब कोल्ड क्रीम का एवेल्युएशन किया जाता है, तो ये एक एवेल्युएशन पैरामीटर होता है स्प्रेडेबिलिटी। और इसका जो मतलब होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारी स्किन है, अब हमने इस पे क्या किया कि जो है वो क्रीम हमने अप्लाई कर दी स्किन पे, ठीक है।
तो अब उसका स्प्रेडेबिलिटी मतलब स्किन पे वो जो है कितना एरिया में कितने अच्छे से स्प्रेड हो जा रही है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं स्प्रेडेबिलिटी। तो अब यहाँ पर जो है कोल्ड क्रीम में स्प्रेडेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो है वो क्या यूज़ किया जाता है, इनमें से ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। हार्ड पैराफिन यूज़ किया जाता है, या ओजोकेराइट, या फिर वेजिटेबल ऑयल्स, या फिर आइसोप्रोपाइल मेरिस्टेट। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइसोप्रोपाइल मेरिस्टेट, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, आइसोप्रोपाइल मेरिस्टेट। ये जब इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड क्रीम में तो स्प्रेडेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बारे में। टाइटेनियम डाइऑक्साइड कॉमनली यूज्ड इन, ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है वो इनमें से किस में इस्तेमाल किया जाता है, वैनिशिंग क्रीम में, सनस्क्रीन क्रीम में, ऑप्थेल्मिक क्रीम में, या फिर एक्वस कैलामाइन क्रीम में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सनस्क्रीन क्रीम में। ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है वो ओपेसिफाइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है बहुत सारी फॉर्मुलेशंस में, ठीक है, ओपेसिफाइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सनस्क्रीन क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैनिशिंग क्रीम के बारे में। वैनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट दैट मे बी क्लासिफाइड एज, जो वैनिशिंग क्रीम होती है, देखिए दोस्तों दो तरीके की क्रीम यहाँ पर जो है वो खास तौर से कई बार डिफरेंशिएशन पूछा जाता है कोल्ड क्रीम में और वैनिशिंग क्रीम में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी आंसर बता देता हूँ साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। दोस्तों जो कोल्ड क्रीम होता है, कोल्ड क्रीम जो होती है वो क्या होती है, वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन होती है, जबकि जो वैनिशिंग क्रीम होती है वो कैसी होती है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन। दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों, जब वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन की बात की जाती है तो यहाँ पर ऑयल जो है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, मतलब ऑयल का अमाउंट ज़्यादा होता है और ऑयल में वाटर की जो ड्रॉपलेट होती हैं वो डिस्पर्स होती हैं, या यूँ कह लीजिए कि वाटर जो है ऑयल के अंदर डिस्पर्स होता है। तो इसमें ऑयल, कोल्ड क्रीम में ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर की कम, और वैनिशिंग क्रीम में ऑयल की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यही डिफरेंस होता है वैनिशिंग क्रीम, इसीलिए इसका नाम रखा गया कि ये जो है कम ग्रीसी या नॉन ग्रीसी होता है। ये जब वैनिशिंग क्रीम हम लगाते हैं तो इसको अप्लाई करते समय जो है वो लगाते लगाते ही ये डिसअपीयर हो जाती है, मतलब किसी तरीके की ऑयली जो है ग्रीसी फिल्म नहीं छोड़ती है स्किन पर, इसीलिए इसे वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, तो लगाते लगाते ये गायब हो जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया वैनिशिंग क्रीम। कोल्ड क्रीम जो है थोड़ा चिपचिपी रहती है, मतलब इसमें क्या होता है कि ऑयल की कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ग्रीसी लेयर फॉर्म करती है। तो आगे हम लोग कॉन्सेप्ट के अलावा अब आते हैं फिर से क्वेश्चन और आंसर पे। तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन था कि वैनिशिंग क्रीम जो है वो ऑइंटमेंट की तरह इनमें से किसकी तरह क्लासिफाई किया जाता है, वाटर सॉल्युबल बेस, ऑलिजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, या फिर इमल्शन बेस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर सॉल्युबल बेस, ये आंसर इसका करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है वैनिशिंग क्रीम से ही। इसमें पूछा गया है वैनिशिंग क्रीम्स आर कॉल्ड सो बिकॉज, किस वजह से इन्हें वैनिशिंग क्रीम कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें कहा गया दे डिसअपीयर ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन मिक्स, दे वैनिश ड्यूरिंग रिमूवल फ्रॉम स्किन सरफेस, दे डिसअपीयर आफ्टर रबिंग एप्लीकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, डिफरेंस समझाया कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम के बारे में, तो अब आप इसको आसानी से कर ही सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है। अगर आपने ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट या डिफरेंस समझाया कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम के बारे में, अगर वो आपको समझ आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर लिखकर ज़रूर बताइए, अभी बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज्ड सर्फेक्टेंट इन शैम्पू। शैम्पू में इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्फेक्टेंट इनमें से कौन सा होता है, एनायनिक टाइप का, कैटाइनिक, नॉन आयनिक, या फिर सभी तरीके के। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एनायनिक टाइप के सर्फेक्टेंट जो है वो शैम्पू में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कैटाइनिक सर्फेक्टेंट। ये जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है, इनमें से कैटाइनिक सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल कौन है, बेंजोइल्कोनियम क्लोराइड, पॉलीसॉर्बेटेड टी, सोडियम लॉरेल सल्फेट, या फिर सॉर्बिटॉल मोनोप्लेट्स। दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है
वो है बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही है, बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। ये जो है कैटायनिक सर्फेक्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ह्यूमेक्टेंट इन डेंटल प्रिपरेशन। ह्यूमेक्टेंट दोस्तों क्या होते हैं? ह्यूमेक्टेंट वो मटेरियल होते हैं जो मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं, मतलब मॉइस्चर किसी फॉर्मुलेशन में ये मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, मॉइस्चर को जो है वो इवेपोरेट नहीं होने देते हैं, ज़्यादा रिलीज नहीं होने देते हैं, प्रिपरेशन को ड्राई नहीं होने देते हैं, सूखने नहीं देते हैं। तो जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उसमें ह्यूमेक्टेंट का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे वो ट्यूब में से जब भी आप निकालिए हमेशा आपका जो है वो ऑइंटमेंट की तरह, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपको जो है वहाँ पर मॉइस्चर उसमें बना रहता है, हमेशा सूखता नहीं है वो प्रिपरेशन अगर ट्यूब के अंदर रखा है, चाहे जितने समय तक रखा रहे। तो यही काम होता है ह्यूमेक्टेंट का। अब इनमें से कौन सा ह्यूमेक्टेंट की तरह इस्तेमाल होता है? अगर सॉर्बिटॉल, मिथाइल सेलुलोज या कार्बोपॉल 934। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो, इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सॉर्बिटॉल। तो ये जो सॉर्बिटॉल है वो इस्तेमाल होता है ह्यूमेक्टेंट की तरह। दोस्तों अगर आपको ये सभी जो है क्वेश्चन आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक पूरा देखते ज़रूर रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द पर्पज ऑफ कंडीशनिंग एजेंट इन शैम्पू। शैम्पू में कंडीशनिंग एजेंट का क्या काम होता है? टू ब्रिंग मॉइस्चर टू नेल, टू ब्रिंग मॉइस्चर टू हेयर, टू ब्रिंग मॉइस्चर टू स्किन, या फिर टू ब्रिंग ग्रीजीनेस टू हेयर। तो दोस्तों अब हमें पता है कि शैम्पू कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों शैम्पू नाखूनों में इस्तेमाल नहीं होते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है, ये तो सही हो नहीं सकता है। तो अपना बी ऑप्शन सही है, टू ब्रिंग मॉइस्चर टू हेयर, क्योंकि ये शैम्पू जो है वो हेयर प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट जो है वो अपना आंसर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या होने वाला है देखते हैं। कोल्ड क्रीम क्या होती हैं? दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ पर आ गया अचानक से। इसमें जो मैंने ऊपर आपको कॉन्सेप्ट समझाया था अभी कोल्ड क्रीम के बारे में और वैनिशिंग क्रीम के बारे में, डिफरेंस बताया था, दोनों का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो देखिए वो अगर आपने ध्यान से समझा है उधर तो आपको इसका आंसर अभी मिल जाएगा। क्या होती है कोल्ड क्रीम? इनमें से वाटर इन ऑयल टाइप की बोरेक्स क्रीम होती है, या ऑयल इन वाटर टाइप की ये जो है इमल्शन होते हैं या क्रीम होती हैं, या SLS होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, या फिर पॉलीसॉर्बेट 80 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि ये जो SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट और पॉलीसॉर्बेट 80 ये दोनों सर्फेक्टेंट होते हैं, तो ये तो कोल्ड क्रीम तो होते नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब ये दोनों ऑप्शन बचे हैं ए और बी। दोस्तों इन्हीं में से अपना करेक्ट आंसर है। ऊपर आपने अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट समझा था तो यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिए कि कोल्ड क्रीम इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा सही है, कोल्ड क्रीम क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक बेस्ड ऑन वाइडली यूज्ड बॉडी पार्ट्स। तो दोस्तों बॉडी पार्ट्स के बेस पर कॉस्मेटिक को जो है किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में से कौन सा सही है? हेयर कॉस्मेटिक्स, फेस कॉस्मेटिक्स, आई मेकअप, या ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इन सभी के लिए जो है वो कॉस्मेटिक्स आते हैं, बहुत सारी फॉर्मुलेशन आती हैं। तो आई मेकअप सारे कॉस्मेटिक आते हैं, फेस के लिए भी बहुत सारे कॉस्मेटिक आते हैं, हेयर के लिए भी बहुत सारे कॉस्मेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म के आधार पर कॉस्मेटिक का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है इनमें से। जैसे इसका ऑप्शन पहला है, ए ऑप्शन है इमल्शन, बी है पाउडर, सी है जेलीज, डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों सभी तरीके की फॉर्मुलेशन जो है वो कॉस्मेटिक फॉर्म में आती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द यूरोपियन यूनियन, इसे शॉर्ट में EU भी कहा जाता है। द यूरोपियन यूनियन रिक्वायर्स दैट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स प्लेस्ड ऑन द EU मार्केट बी। देखिए EU मतलब यूरोपियन यूनियन मार्केट्स में इस्तेमाल होने वाले जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इनमें से कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो सेफ़ होने चाहिए, या फिर मस्ट नॉट कॉज डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन के स्वास्थ्य को डैमेज या नुकसान ना पहुंचाने वाले होने चाहिए, या फिर बोथ A एंड B,
दोनों जो है इनमें से सही ऑप्शन ए और बी दोनों बातें सही हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों ही बातें सभी प्रोडक्ट्स के लिए लगभग ज़रूरी होती हैं। और यहाँ पे ईयू मार्केट में ये खास तौर से, एक तो प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक हैं वो सेफ़ होने चाहिए और ह्यूमन हेल्थ को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या है, द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर इन बिटवीन कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स कॉल्ड कॉसी ड्रग्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसमें ये 4 कंट्री हैं यहाँ पर, जापान, इंडिया, रशिया और टर्की। तो यहाँ पर जो है इनमें से कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी की कंट्री है या स्पेसिफिक कैटेगरी इनमें से प्रोडक्ट्स की जो कॉस्मेटिक और ड्रग जो होती हैं वहाँ पर उन्हें क्वासी ड्रग्स कहा जाता है। इनमें से कौन सी कंट्री में कॉस्मेटिक और ड्रग्स को क्वासी ड्रग्स कहा जाता है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द फार्मास्यूटिकल अफेयर लॉ डिफाइंस क्वासी ड्रग एज एन आइटम फॉर द पर्पज ऑफ। जो क्वासी ड्रग होती हैं ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है प्रिवेंटिंग नोजिया, हीट रैश, सोरनेस एंड अदर डिस्कम्फर्ट, या फिर एनकरेजिंग हेयर ग्रोथ और रिमूविंग हेयर, या फिर एक्सटर्मिनेटिंग एंड प्रिवेंटिंग माइस, फ्लाइज, मॉस्किटोज या फ्लीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों इसके लिए? इसके लिए है ऑल ऑफ द अबव। इसका डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, these surfactants are most widely used in the preparation of washing powder but not in cosmetics। तो इनमें से कौन सा सर्फेक्टेंट जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वॉशिंग पाउडर बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में नहीं, वॉशिंग पाउडर बनाने में? पहला ऑप्शन है लॉरिल सल्फेट, या एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, या फिर मिरिस्टाइल सल्फेट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। ये इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए? वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थिकनर्स। थिकनर जो कि विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं केमिकल एजेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं? थिकनर्स या थिकनिंग एजेंट्स। तो थिकनर्स कॉमनली यूज्ड इन स्किन मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स। जो स्किन को नमी पहुंचाने वाले, जो नमी प्रदान करने वाले जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्किन मॉइस्चरिंग या मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स। उनमें इस्तेमाल होने वाले थिकनर्स इसमें से कौन से हैं या कौन सा थिकनर इस्तेमाल होता है? ज़ैंथेन गम, सेलुलोज डेरिवेटिव, सी एक्राइलिक पॉलीमर्स, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी इस्तेमाल होते हैं। ज़ैंथेन गम भी इस्तेमाल होता है, सेलुलोज डेरिवेटिव्स भी, एक्राइलिक पॉलीमर्स भी। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन, केमिकली ऑल ह्यूमेक्टेंट्स हैव समथिंग इन कॉमन एंड दैट इज। देखिए केमिकली लगभग सभी जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? जो कि मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं। उन केमिकल्स को हम या उन पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं? ह्यूमेक्टेंट्स। तो वो केमिकल जो कि मॉइस्चर रिटेन करते हैं उन्हें ह्यूमेक्टेंट्स कहते हैं। अब केमिकली सभी ह्यूमेक्टेंट्स में कुछ कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है इनमें से? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉमन होता है, या एसीटोन ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप्स, या फिर ईथर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। तो अब दोस्तों इसके बाद हम MCQ की ही सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। अभी ये MCQ पार्ट 2 था, अब MCQ 3 लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो इसी पे मिलेगा। मतलब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग 20 MCQ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों उसको देखना मत भूलिएगा। और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि नेक्स्ट जो है वो वीडियो आप कॉस्मेटिक के अलावा और किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।